We were dealing with equilibrium, chemical equilibrium हम आपको पढ़ा रहे थे. In chemical equilibrium हम लोगों ने law of mass action, thermodynamic derivation of law of mass action और उसके बाद फिर ली Chitter's principle, उसका एप्लीकेशन, ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर ली हैं. ठीक. Today we are going to deal with Van Hoff reaction isochore. ठीक. हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? Van Hoff reaction isochore. या हम कहते हैं वैन ऑफ इक्विलिब्रियम आइसोकोर. ठीक. एक फुल क्वेश्चन सेक्शन बी के लिए या सेक्शन सी के लिए आपको ये मिलेगा. ठीक. डेरिवेशन है पूरा और इसका एप्लीकेशन फिर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. आज हम इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे और कैसे करना है इजीएस्ट वे में इसका डेरिवेशन कैसे हम कर ले रहे हैं वो हम पढ़ेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड आइसोकोर? आइसोथर्म था ना, जैसे एक वर्ड आइसोथर्म में कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई चीज कर रहे हैं और आइसोकोर मतलब है कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे. ठीक. बेसिकली कांस्टेंट वॉल्यूम हमें कहना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. का प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो ही गया. ठीक. तो हम लोग ये पढ़ेंगे बेसिकली है क्या इक्विलिब्रियम की एक रिएक्शन ऑलरेडी आपने डिराइव की थी डेल्टा G - RT ln Kp. ये ऑलरेडी डिराइव वही है वैन हॉफ इक्वेशन और वही है बेसिकली ये, बस उसका डेरिवेशन जो है दूसरे तरीके से करेंगे. तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जो वैन हॉफ रिएक्शन हम पढ़ रहे थे वही है, उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं. तो वैन हॉफ रिएक्शन आइसोकोर हमने बेसिकली पढ़ेंगे क्या वही इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, बट हम Kp जो आ रहा था उसमें डेल्टा G -RT ln Kp. तो Kp का टेम्परेचर डिपेंडेंस पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर चेंज करने से Kp भी क्या. आपको पहले भी जनरल कन्फिगरेशन जब जनरल ये बता रहे थे हम इक्विलिब्रियम के फीचर्स तो बता रहे थे कि ये कांस्टेंट तो होता है बट क्या कांस्टेंट टेम्परेचर होता है. टेम्परेचर चेंज करने से इसकी वैल्यूज चेंज होती है. तो टेम्परेचर की वजह से कितना चेंज आएगा Kp की वैल्यू में, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करें तो Kp की वैल्यू में क्या चेंज आ जाएगा, ये हम पढ़ने जा रहे हैं. समझ में आया बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं. तो बेसिकली वी आर, हम इसको कह सकते हैं वी आर गोइंग टू डील विद द टेम्परेचर डिपेंडेंस. टेम्परेचर चेंज करने से Kp की वैल्यू में क्या चेंज आएगा. तो हम डेरिवेशन भी करते जा रहे हैं, साथ साथ आप भी लिखते जाइए. स्टार्ट कीजिए. आप लिखना पहले लिखिए वैन हॉफ रिएक्शन आइसोकोर. वैन हॉफ रिएक्शन आइसोकोर is actually Van Hoff reaction isochore is actually Van Hoff's equation. Van Hoff's equation. Van Hoff's equation. Van Hoff's equation for the temperature dependence. Van Hoff equation for the temperature dependence of equilibrium constant. For the temperature dependence of the equilibrium constant. मतलब जो वैन हॉफ इक्वेशन है ये उसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए जो हम डिराइव करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द वैन हॉफ रिएक्शन आइसोकोर इक्विलिब्रियम आइसोकोर. ठीक. बिकॉज़ we know that next time देखना we know that delta G naught is equal to -RT ln Kp. Where delta G naught is change in standard free energy. Change in standard free energy. Change in standard free energy. और what is the significance of this naught? क्या है? Standard state. When आगे लिखो when all the reactants and products are in their gaseous standard state. Are in their gaseous standard state. Not का मतलब है हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड स्टेट की जो जीरो लगा हुआ है ऊपर. ठीक. और अगर हम उसमें
केटी इन्वॉल्व कर रहे हैं तो गैसेस स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखो हम क्या करें, क्योंकि हमें टेम्परेचर का वेरिएशन पढ़ना है, तो लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। क्यों कहा हमने, क्योंकि हमको आइसोकोर पढ़ना है। ठीक, तो दोनों चीज वेरी नहीं कर सकते। अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टेम्परेचर तो हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, तो हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हैं। हम लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट, पहले देख लीजिए आप कैसे लिख रहे हैं, डेल्टा जी नॉट, और हमको क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। अब क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है एट कांस्टेंट प्रेशर है तो हम यहाँ भी करेंगे। सेम चीज यहाँ भी हो जाएगी, डेल बाय डेल टी और माइनस आर टी एल एन के। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक लिख लो। अच्छा, यहाँ डेल नहीं करना है, यहाँ पे हमें डेल भी लगाना है, डेल कर रहा है इसका, डेल बाय डेल टी जैसे यहाँ लगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दो चीजें हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एक तो टी खुद ही है यहाँ पे और एक केपी। तो इसको फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगा देना। इधर तो हम ऐसे ही लिख देंगे, क्या लिखते हैं हम, डेल डेल्टा जी नॉट अपॉन डेल टी, ये ऐसे, और ये हमने लगा दिया कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो माइनस आर तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालने से कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस आर हमने बाहर निकाल लिया अंदर। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये भी करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन टी और डेल ln kp अपॉन डेल टी, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, प्लस क्या करें, ln kp इंटू डेल बाई डेल टी, किसका, टी का, जो 1 हो जाएगा, आपको पता है। ठीक, तो इधर हम लिखते हैं क्या आएगा, माइनस आर, ये टी ऐसे ही, और ये डी सॉरी डेल ln kp अपॉन डेल टी और प्लस ln kp, तो 1 हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। फिर हम क्या लिखते हैं इसको, इसका मतलब ये आ गया हमारे पास, इधर तो वही चल रहा है, डेल डेल जी नॉट अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ माइनस आर, इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस आर इसमें, इस वाले टर्म को हम पहले लिख लें, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, माइनस आर ln kp। ठीक, और ये क्या हो गया, माइनस आर टी डेल ln kp अपॉन डेल टी। ठीक, मैं लिखूंगा, इसको मान लो इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 हो गई। ये ऐसे ही चल रहा है, सिंपल, हम फिर से जब तक रिपीट कर रहे हैं जब तक आप लिख रहे हैं। हमें पता है वेट ऑफ इक्वेशन में यहाँ से स्टार्ट की, ये इसका थर्मोडायनामिक प्रूफ आपको करा चुके हैं क्लास। ठीक, लॉ ऑफ मास एक्शन का थर्मोडायनामिक प्रूफ जो था वो यहाँ आया था, हम बोले थे दैट इज वेट ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन ना, और यहाँ पर इसी को यूज किया, इसी को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट पी, और इधर किया तो डेल बाय डेल टी, और ये नॉट ऐसे लगा, ये प्रेशर बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी, इस साइड कर रहा है तो पूरा एज इट इज लिख दिया। फिर हमने देखा इसमें माइनस आर तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिया, इसमें लगा दिया हमने फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, वो कट के 1 हो गया, डी ln kp, यहाँ खाली ln kp आ गया, और यहाँ पर t, और इसको एज इट इज लिख दिया हमने। अब ln kp में माइनस आर मल्टीप्लाई हो गया, ये फर्स्ट टर्म ये बन गया, और इसी तरह से एक दूसरा टर्म ये आ गया। ठीक, अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज
अब ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, दोनों साइड हम टेम्परेचर मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत है? तो हम क्या लिखते हैं? मल्टीप्लाइंग T ऑन बोथ साइड्स। ये खाली मैथमेटिकल उसके लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए हम कर रहे हैं। दोनों साइड हमने टेम्परेचर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग टेम्परेचर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने टेम्परेचर मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम इसको फिर से साइन से लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा T क्योंकि टेम्परेचर मल्टीप्लाई किया हमने, और लिखते हैं डेल G नॉट अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो तो T मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई करें तो इधर लिख रहे हैं माइनस RT हो जाएगा, ये T मल्टीप्लाई हुआ RT ln K2, इसमें भी T मल्टीप्लाई होगा तो माइनस RT स्क्वायर हो जाएगा, एक ऑलरेडी ना एक और आ गया, D ln Kp अपॉन डेल T। ठीक, अब क्योंकि पूरा हम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं तो हम चाहें तो यहाँ पे पार्शियल ये T हम लगा दें। क्यों? क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, टेम्परेचर को वेरी कर रहे हैं और प्रेशर कांस्टेंट चल रहा है, वो छूट रहा है। ठीक, लिख लो वहां पर T बोथ साइड्स जो है T मल्टीप्लाई करके हमें एक इक्वेशन आ गई। अब ध्यान से देखिए ये वैल्यू, ये क्या है? दिस इज इक्वेशन 1 से ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस वैल्यू इज डेल्टा G नॉट, दिख रहा होगा? ठीक, सीधे रखते हैं हम, तो ये आ जाएगा T D डेल डेल्टा G नॉट अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट माइनस RT स्क्वायर डेल ln Kp अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये इक्वेशन हम मान लिए, ये फर्स्ट की, सेकंड थी और ये थर्ड थी, एंड दिस इज इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 तक आगे होके लिखिए। लिख गया? देखो अब एक इक्वेशन यहाँ अप्लाई करेंगे, दैट इज वेल नोन गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक, हमें ऑलरेडी ये इसका थर्मोडायनामिक्स हमने प्रूव किया था, नीचे लिख लो। वी नो दैट फ्रॉम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हम इसे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। वो क्या है? डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस प्लस T D ln Kp अपॉन डेल T, सॉरी D ये वाला D डेल G नॉट अपॉन डेल T at constant pressure. Because from Gibbs Helmholtz equation, we know that del G naught is equal to del H naught plus T del G naught upon del T at constant pressure. ये यहाँ पर थोड़ा याद करना पड़ेगा क्योंकि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन अगर सेकंड ईयर वाली नहीं याद है, मतलब थर्मोडायनामिक्स में जो बड़ी थे वो नहीं याद है, तो यहाँ ये याद करना पड़ेगा। ठीक, इस इक्वेशन से देखो ये यहीं रहने दें, हम ये पार्ट में यहीं रहने दें, डेल्टा G इधर ले लें, कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? क्यों? देखो ये वाला पार्ट है, इसको एक छोड़ देते हैं, इसको हम इधर ले लेते हैं, तो इस पार्ट की इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा G नॉट माइनस डेल्टा H लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है? सीधे लिखते हैं हम, तो हम लिखते हैं फ्रॉम कौन सा? 4 एंड 5, 4 और 5 से, 5 से उठा कर इक्वेशन हम 4 में रखते हैं, तो इसकी जगह हम क्या रखते हैं? डेल्टा G माइनस डेल्टा H, तो हम लिखते हैं डेल्टा G नॉट माइनस डेल्टा H नॉट। ठीक है, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, ये चीज यहाँ रखी हुई है,
या तो इसको एक बार कंपेयर करके लिख देना कंपेयरिंग इक्वेशन को, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस RT स्क्वायर नहीं डेल G नॉट माइनस RT स्क्वायर DLN KP अपॉन डेल T एट कांस्टेंट। ठीक है, हम सीधे लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस वाली इक्वेशन से इसको इधर कर दिया, डेल्टा G नॉट माइनस डेल्टा H, यही चीज बन गई जो ये रख दिया दोनों को। अब डेल G नॉट से डेल G नॉट कैंसिल आउट कर दें, माइनस दोनों का कैंसिल आउट कर दें, कोई प्रॉब्लम है? तो व्हाट वी विल गेट इज डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू RT स्क्वायर डेल ln KP अपॉन del P at constant pressure, equation 6। ठीक, क्लियर है? इधर मिटा दें, उसको लिखिए, हम इधर मिटा दे रहे हैं। इसके और लिखने को मिलता है, यहाँ पर भी मेरे पास चले जाए, एक बार रिपीट कर देंगे ना, समझ में आ जाएगा। RT स्क्वायर इधर ले लें, कोई प्रॉब्लम है? तो हम लिखते हैं RT स्क्वायर को हम नीचे ले ले रहे हैं, तो डेल्टा H नॉट अपॉन RT स्क्वायर इज इक्वल टू डेल ln KP अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज इक्वेशन 7। आ गए हम लोग लगभग अपनी इक्वेशन पे आ गए। ध्यान देखिएगा, इसको सॉल्व करें। फिर जो यहाँ तक क्या मिला है लास्ट वाली इक्वेशन नीचे लिख लेंगे इक्वेशन 7। वेयर इक्वेशन 7 इज that of equilibrium isotope। इक्वेशन 7 is that of equilibrium isotope। That of equilibrium isotope। ठीक, ब्रैकेट में लिख देना that of equilibrium equation, वो भी है where delta H naught is change in enthalpy, where delta H naught is change in enthalpy, change in enthalpy, where delta H naught is change in enthalpy at constant pressure, change in enthalpy at constant pressure। ठीक, अब बार बार ये नहीं लिख पा रहा है कि स्टैंडर्ड स्टेट नॉट लगा है तो अपने आप मतलब स्टैंडर्ड स्टेट है। ठीक, फुल स्टॉप लगा के लिखो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट it has been observed that change in enthalpy do not vary significantly, मतलब इतना नहीं, ऑब्जर्वेबल नहीं है, थोड़ा बहुत वेरी करती है। do not vary significantly with change in standard, with change in pressure of reactants and products। therefore we can take, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, therefore we can take delta H naught is approximately equal to delta H। ठीक, जो डेल्टा H नॉट है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा H से। क्लियर हुआ? तो इक्वेशन 7 विल बिकम, इक्वेशन 7 क्या आ जाएगी, डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर, ये आ रहा बेटा, इज इक्वल टू D ln
Kp अपॉन डेल T। ठीक, अब हम क्योंकि कह दिए सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं करता है, तो हम सीधे हम इसको फिर से लिख देते हैं। सीधे वी कैन राइट, यहाँ पे कह रहे हैं ज्यादा चेंज नहीं हो सकता, इधर क्या आ गया डी एल एम के पी अपॉन डी टी। ठीक, हमने क्या कह दिया प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर को वेरी करो तो ज्यादा चेंज नहीं आता, तो दोनों साइड में रखा। दिस इज इक्वेशन 8, ये इक्वेशन 8 क्लियर हुआ। दिस इज इक्वेशन 8। अब देखिए ध्यान से, ये फाइनल आ गया, रिएक्शन आइसोकोर आ गया आपका, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर में थोड़ा बहुत चेंज करना था, तो केपी में कैसे चेंज होगा हम ये पढ़ रहे थे बेटा। तो अब हम कह दें कि मान लीजिए टेम्परेचर T1 है, एक टेम्परेचर इज T1, ठीक, एज्यूम कर रहे हैं, कोई लिखने की जरूरत है, टेम्परेचर इज T1 और उस समय ये KP1 है। जब टेम्परेचर हमने T2 किया तो ये क्या हो गया, KP2 मान लिया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स। विद इन प्रॉपर लिमिट्स मतलब T1 टेम्परेचर को T1 से T2 तक वेरी करा देंगे, और ये कहां से KP1 से KP2 तक वेरी कर जाएगा अपने आप, तभी तो मतलब। तो लिखो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 8, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 8 लिखा दे सर, विद इन प्रॉपर लिमिट्स, विद इन प्रॉपर लिमिट्स, विद इन प्रॉपर लिमिट्स ऑफ किसकी किसकी T1 एंड T2, T1 एंड T2 एंड करस्पॉन्डिंग उसी के करस्पॉन्डिंग चेंज होगा ना, करस्पॉन्डिंग KP1 टू KP2, समझ में आया। तो देखो यहाँ से ये डेल्टा T को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि T इधर आ रहा है, कर ले, कोई दिक्कत है, ये डेल्टा T को इधर कर ले, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर T1 से लेके T2 तक, और यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर, डेल्टा T हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई कर ले, इज इक्वल टू इधर क्या बचा है, KP1 से लेके KP2, कोई प्रॉब्लम है, और यहाँ पे ln KP, कोई प्रॉब्लम लिख लो। अच्छा वो क्या DLN KP है, DLN, ठीक, इधर निकाल लिया, मुझे लग रहा था जगह बन जाएगी। दिख रहा है ना। अब देखो इधर क्या आ जाएगा, ln KP2 माइनस ln KP1, ये तो आएगा ना, वो लिमिट रख देंगे जब, इधर क्या आ जाएगा, ln KP2 माइनस ln KP1, तो हम सीधे लिखते हैं ln KP2 डिवाइडेड बाय ln KP1, यही तो आएगा ना फाइनल, इधर राइट हैंड साइड वाला, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो डेल्टा H और R ये तो कांस्टेंट है, 1/T स्क्वायर का बताओ क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस 1/T, ये आएगा, तो माइनस, ये माइनस आ गया, कोई प्रॉब्लम है, और 1/T का मतलब क्या है, 1/T2 माइनस 1/T1, कोई प्रॉब्लम है, ये हुआ, बोलो। तो इस माइनस की वजह से हम चेंज कर ले, क्यों माइनस 1/T1 माइनस 1/T2 कर ले, तो फाइनली विल गेट हमें क्या इक्वेशन मिल गई, ln KP2 अपॉन ln KP1, ये सफिक्स में है l, ये ठीक, इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2, ये आ गई हमारी फाइनल इंटीग्रेटेड फॉर्म। इक्वेशन कौन सी हो गई, ये 9, ठीक, ये हो गई इक्वेशन 9 फाइनल इंटीग्रेटेड फॉर्म।
कौन सा? इस माइनस की वजह से इसको चेंज कर दिया। ये देखिए 1/T1 माइनस T2 इसी की वजह से चेंज कर दिया। कुछ गलत हो रहा तो बताना, वो सब बता सकते हो, बड़े आराम तेज से बताओ कि गलत हो रहा है। ठीक है, अब लॉग फॉर्म में है, इसको हम 2.303 कर देंगे तो लॉग हो जाएगा और वो इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसीलिए बुक्स में आपको दिखती है ये इक्वेशन कैसे, बुक्स में आपको लिखी रहती है log K2/K1 ना, हम P लिख दिए ना इसलिए कि तुम्हें समझ में आएगी कौन सी इक्वेशन है। ठीक, क्या बुक्स में क्या लिखी रहती है ये देखो, log के हम P1 जानबूझ के लिखते हैं ताकि तुम्हें पता चले कि हम वो वाला पढ़ रहे हैं, KP1 और KP2 वाला पढ़ रहे हैं। वहां K2/K1 लिखा रहता है इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 और क्या आया R 1/T1 माइनस 1/T2 आ गया। ठीक, फाइनल इक्वेशन 10 इज द वर्किंग यूजिंग इक्वेशन 10। देखो ध्यान से क्या है, अब इसका एप्लीकेशन यहां तक लिख लो, पहले यहां तक लिख लो, अभी सब कुछ लिखा है बोर्ड में, हम फिर से एक बार समझा देंगे। ये है, यहां से स्टार्ट किया है 1 नंबर और ये वाला पोर्शन जो है ये 2 नंबर है, ये पोर्शन है 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये जो फाइनल है 5 नंबर। ये बोर्ड का आपका क्लासिफिकेशन स्टार वाला है इसमें। ठीक, अगर मान लीजिए फोटो लो तो बाद में कंफ्यूजन ना हो कहां से कहां गया। ये स्टार वाले जो लगे हैं वो बोर्ड है 1 2 3 दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ठीक, ये हुआ। अब देखो फिर इक्वेशन 10 को फाइनल हुआ है हमारा। इक्वेशन 10 में अगर हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट T1 टेम्परेचर मान ले 300 केल्विन में हमें Kp1 पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 310 पे हमें पता है ना किसी रिएक्शन का, तो इनकी वैल्यू रख के एंथैल्पी निकाली जा सकती है। तो इसका यूज क्या है, वेट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर जो हमने इक्विलिब्रियम आइसोकोर जो डिराइव किया है, यूजिंग दिस इक्वेशन 10 वी कैन कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक, वैसे तो न्यूमेरिकल कुछ भी ये भी दे सकता है, ये इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन एक्चुअल इसका यूज क्या है कि ये T1 Kp1 मेजर कर लिया जाता है, T2 पे Kp2 मेजर कर लिया जाता है, सबकी वैल्यू रख करके किसी अननोन रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज का निकाल सकते हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम है ये देखो, अब पूछ लोगे तो क्लास इसके बाद जो दिक्कत होगी। हाँ